हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो हर एक पैरालिसिस पेशेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। तो जब भी कोई पैरालिसिस पेशेंट आता है साई संजीवनी में, सबसे पहले उसकी हम हिस्ट्री पिक करते हैं कि एक्चुअल में बीमारी हुई क्यों, किस वजह से उसे स्ट्रोक आया है। जब हम एक बार स्ट्रोक का रीज़न ढूंढ लेते हैं, चाहे वो हेमरेज हो, चाहे वो क्लॉट हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। उस ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें समझाई जाती हैं, डाइट को फॉलो करना होता है, कुछ एक्सरसाइजेस समझाई जाती हैं, प्लस मेडिसिन दी जाती है जो ब्रेन को दोबारा से स्टिमुलेट करने में मदद करती है। तो अक्सर पेशेंट गलती क्या कर रहा होता है, पेशेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि पैरालिसिस जो बीमारी है वो हाथ पैर की बीमारी नहीं है, वो ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी नहीं हो पा रही, जिस कारण से आपके हाथ पैर में मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी हो जाता है। जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है, जब मैं उससे बात करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा एक मिस्टेक पकड़ में आती है। वो क्या होती है वो मैं आपको आज बता रही हूँ। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं पैसिव एक्सरसाइजेस पे। अब दो तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसके अंदर पेशेंट खुद का एफर्ट लगा रहा होता है, और पैसिव एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो आपको कोई भी आपका केयर टेकर, फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहा होता है। और ज़्यादातर पेशेंट क्या कर रहे होते हैं, लेटे लेटे एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। तो जब भी मैंने पेशेंट से बात की है, सामने देखा है पेशेंट को, तो पेशेंट से जब भी हिस्ट्री ली है तो क्या मिलता है कि पेशेंट लेट के एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा होता है, या फिर उसकी एक्सरसाइज करवा तो रहा होता है कोई ना कोई, लेकिन एफर्ट करवाने वाले का ज़्यादा होता है। अगर एफर्ट करवाने वाले का ज़्यादा है तो दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए कि राइट हैंड साइड में मेरे पैरालिसिस है और एल्बो की एक्सरसाइज मुझे करवाई जा रही है। अब एल्बो की एक्सरसाइज में अगर आपको सामने वाला पर्सन एक्सरसाइज करवा रहा है, कभी कभार क्या होता है, इस तरीके से एक्सरसाइज करवाई जा रही होती है, मूवमेंट सिर्फ ये दिया जाता है। अब इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत क्या है कि पेशेंट की खुद की स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं लग रही होती है। जब तक पेशेंट बेड रिडन है तब तक मैं मानती हूँ वो एफर्ट उतना ज़्यादा नहीं लगा पा रहा होता है, बट एक बार आप जब उस पोजीशन में पहुँच गए हो कि बॉडी में कुछ कुछ स्ट्रेंथ आने लग गई है, तो आपको अपना एफर्ट ज़्यादा लगाना है। अब जैसे नॉर्मली हम एल्बो की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको नीचे से जस्ट सपोर्ट करना है और पेशेंट को बोलना है कि बाहर की तरफ आप पुश दो। अब जितना भी वो पुश दे पाएगा, स्ट्रेंथ वो अपनी लगाएगा, ब्रेन सीखेगा दोबारा से। अब इनवर्ड मूवमेंट करनी है तो अंदर की तरफ वो जोर लगाना स्टार्ट करेगा। इनिशियली हो सकता है कंप्लीटली अच्छे तरीके से नहीं एक्सरसाइज हो पा रही होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पेशेंट ये प्रैक्टिस करेगा तो वो स्ट्रेंथ वापस आने लग जाती है। तो इसी एक्सरसाइज का बेनिफिट देखने को मिलता है जो एक्टिव फॉर्म में करवाई जाती है, जिसमें पेशेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगवाई जाती है। अब मान लीजिए आपके नी में दिक्कत है, नी की एक्सरसाइजेस भी बैठ के करवा रहे हैं, तो अगर उसमें भी हम नी को ज़्यादा सपोर्ट करते हुए खुद से ही एफर्ट लगा रहे हैं मूवमेंट का, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, पेशेंट के अंदर रिकवरी उतनी अच्छी नहीं आ पाती। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है आप बाहर की तरफ लेग को पुश करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत भी पुश होगा, इनिशियली वो काफ़ी है, और अंदर लाने का ट्राई कीजिए। अब अगर इस तरीके से एक्सरसाइज आप करते हो तो पेशेंट की लेग में भी स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके पैर के आगे आप एक बॉल रख दीजिए, उसको किक करने के लिए बोलना है। अब पेशेंट चेयर पे तो बैठा है, ट्राई करेगा किक करने का, आपने उसके पाँव को मूव नहीं करना है, उसकी खुद की लेग के मूवमेंट को करने देना है और बार बार थोड़ा सा पुश करना है कि वो करे। अब जब इस कंडीशन में पेशेंट होता है और वो ट्राई करता है, तो अगर एक दो दिन में नहीं भी हो पाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम डेली डेली एफर्ट डालते जाते हैं, पेशेंट का ब्रेन सीखता चला जाता है और पेशेंट में रिकवरी आने लगती है। तो जब भी हमें अपने पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी है, दैट शुड बी एक्टिव एक्सरसाइज, पैसिव फॉर्म में नहीं करवानी है। बेड रिडन जब तक पेशेंट है तब तक थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ उसका एफर्ट लगवाना स्टार्ट करना है। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स ये एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं तो देखने को क्या मिलता है, जब वो लेट के भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और खुद की स्ट्रेंथ लगा रहे होते हैं, तो धीरे धीरे वो खुद से अपनी लेग को रेस कर पाते हैं, उसका वेट संभाल पाते हैं, बैलेंसिंग उनकी अच्छी होने लगती है। तो वो फ़ायदा तब होता है अगर आप सारी एक्टिव एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हो। आपको अपना स्ट्रेंथ ज़्यादा लगाना है, अपना
आपको पेशेंट का एफर्ट ज़्यादा लगवाना है और जो एक्सरसाइज करवा रहा है उसको अपना स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं लगानी है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक इसी फॉर्म में की जा रही होती है पेशेंट को जो एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। क्योंकि पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं करूँगा। पेशेंट ज़िद्दी हो जाता है, पेशेंट इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा जो वो कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में प्यार से फर्मली हमें उसको समझाते हुए ये काम करवाना होता है, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, पेशेंट का ब्रेन इसी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर जाता है, या तो बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है या पेशेंट बहुत अग्रेसिव होने लगता है। तो उसको अगर आपको हैंडल करना है तो कामली हैंडल करना होता है, आराम से, प्यार से, और डिफरेंट एक्टिविटी के फॉर्म में उससे एक्सरसाइज करवानी होती है। पेशेंट चलना पसंद नहीं कर रहा, मैं थक जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा 1 घंटा एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज उसके लिए ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, उसे घुमाने बाहर ले जाओ, मंदिर तक ले गए, गुरुद्वारे तक ले गए, पार्क तक ले गए, जहाँ उसे अच्छा लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी एक्सरसाइज भी हो गई है, क्योंकि आपने एक एक्टिविटी उसको बाहर ले जाने के फॉर्म में वो एक्सरसाइज करवाई है। चला पेशेंट ही है खुद, पैदल उसे ही आप चला के लेके गए हो, बट ऐसा नहीं था कि आप एक ही रूम में बार बार चक्कर लगवाते जा रहे हो। तो पेशेंट उस कंडीशन में थोड़ा बेटर फील करता है, क्योंकि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हर किसी को पसंद आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवाओ, एक तो वो एक्टिव एक्सरसाइज हो, और पेशेंट को अच्छे तरीके से समझाते हुए आराम से उसको अपने एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पेशेंट को जब पैरालिसिस हो जाता है और वो अपना काम नहीं कर पा रहा होता है, वो उम्मीद छोड़ देता है कि मैं दोबारा ठीक भी हो पाऊँगा। यही उम्मीद हमें दोबारा जगानी है, जिसके लिए साई संजीवनी आपके साथ बिल्कुल खड़ा है। बस एक स्टेप आपको लेना है, बाकी स्टेप हम आपके साथ में बिल्कुल खड़े हैं। तो साथ के साथ हम मिलकर इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो हमें ज़रूर भेजें, हमें उससे आइडिया होगा कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और हम पूरी मदद आपकी कर पाएंगे। आपको जो भी एक्सरसाइजेस समझानी होगी वो साथ में समझा पाएंगे आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, और आपको मेडिसिन्स दी जाएंगी जो ब्रेन के फंक्शंस को दोबारा से स्टार्ट करेगा। क्योंकि ब्रेन अब दोबारा से जब स्टिमुलेशन लेना शुरू करता है तो पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्लियर करना ये ज़रूरी है कि जो पैरालिसिस बीमारी है वो ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपको किसी पे डिपेंडेंट बना देता है, आपके हाथ पैर की फंक्शनिंग को रोक देता है, आपको चलने फिरने लायक नहीं छोड़ता है, और डिपेंडेंसी आपकी किसी और पे बढ़ जाती है। इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए, दोबारा इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें क्या करना है, हमें मेडिसिन के साथ एक्टिव एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है। क्योंकि ब्रेन आपका दोबारा से सिग्नल भेज रहा है मसल्स को चलाने के लिए, लेकिन अगर मसल्स के अंदर इतनी स्टिफनेस है तो वो अगर सिग्नल भेज भी रहा है तो मसल्स मूव ही नहीं कर पाती। इसी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, ताकि स्टिफनेस ना आए, सर्कुलेशन अच्छी बनी रहे, इसी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें दोनों ही चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। यही चीज़ें हम करते हैं अपने 1 मंथ के रेजिमेंट के अंदर। जब पेशेंट साई संजीवनी में आता है, उसको मेडिसिन दी जाती हैं, डाइट समझाई जाती है, और साथ के साथ एक्सरसाइजेस के लिए मोटिवेट किया जाता है। अब सेकंड एक कॉमन मिस्टेक जो हर एक पैरालिसिस का पेशेंट ज़्यादातर कर रहा होता है, पेशेंट क्या करता है, उसे लगता है मैं एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज अगर कर लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि पैरालिसिस जो एक बीमारी है वो एक दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। आपको डेली कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहना होता है और अपनी होप बिल्कुल नहीं छोड़नी होती है। आपको डेली थोड़ी थोड़ी अपने बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से डेली की एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके बढ़ाना होता है। अब एक पेशेंट आए थे, उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने इतनी वॉक कर ली एक दिन में कि नेक्स्ट डे उनके नी में पेन होना स्टार्ट हो गया। अब वो नी में पेन होना जब स्टार्ट हो गया तो 3-4 दिन के लिए बिल्कुल वो चलने फिरने लायक कंडीशन में नहीं रह गए। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते रहना है, ताकि एंड ऑफ द मंथ तक हमें वो रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। तो आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करनी है। जब आपको लग रहा है मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट लो बीच में, जहाँ पेन हो रहा है मसल्स के अंदर क्योंकि थकावट आती है, तो लाइट हैंड से मसाज करवाई, सिकाई की,
उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होकर दोबारा से आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर मोमेंटम में एक्सरसाइज करनी होती है, एक प्रॉपर फ्लो में एक्सरसाइज करनी होती है। अगर हम एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज कर भी लेंगे तो भी हम एक दिन में ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये बीमारी है ही ऐसी। हमें डेली का कुछ ना कुछ एफर्ट चाहिए होता है, क्योंकि ब्रेन डेली कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करने के लिए डेली कुछ ना कुछ रेपिटेशन हमें करनी होती है। तो हमें एक रिपीटेड पैटर्न में काम करना होता है। एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो डेली उसको रिपीट करो, प्लस एक ना एक एक्सरसाइज डेली ऐड ऑन करो। उससे क्या होगा, ब्रेन दोबारा से सीखेगा, जो मेमोरी ऑलरेडी ब्रेन में सब कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रेजेंट है उसको वो याद करना शुरू करेगा और दोबारा पेशेंट में रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि एक्सरसाइज हम एक ही दिन में सारी कर लें या बिल्कुल ही एक्सरसाइज ना करें। हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में करना है, वो आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से होगा, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से होगा। तो जब भी आप आओगे क्लिनिक, आपको पूरा समझाएंगे कि कितनी देर आपको एक्सरसाइज करनी है, किस पैटर्न से करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है। तो ये बिल्कुल आपको मदद करेगा आपकी रिकवरी में। अब थर्ड मिस्टेक के बारे में चलते हैं जो ज़्यादातर पेशेंट कर रहे होते हैं। पेशेंट क्या करते हैं, डाइट के अंदर बिल्कुल बॉइल्ड फूड ले रहे होते हैं या फिर अच्छा हेल्दी फूड नहीं ले रहे होते हैं। या तो पेशेंट जैसे ही बीमार होना स्टार्ट होता है, एकदम से स्ट्रोक हुआ, तो घर वाले क्या करते हैं, उसको बॉइल्ड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियली लाइट फूड देने में कोई परेशानी नहीं है। पेशेंट अगर बेड रिडन है तो उसको लाइट फूड दो, बट हमें इस फॉर्म में देना है कि पेशेंट की रिकवरी भी हो सके और बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट भी कर सके। तो हमें सिर्फ उबाल के खाना नहीं देना है, पेशेंट को ऐसा फूड देना है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे हों और स्ट्रेंथ पेशेंट को प्रोवाइड करे। क्योंकि पेशेंट को अगर दोबारा चलाना है, उसको खड़ा करना है, तो उसके लिए आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो प्रोटीन एनरिच्ड फूड दो, दालें दो। जब पेशेंट बेड रिडन है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसको लाइट प्रोटीन दो, जैसे आपकी मूंग की दाल। मूंग की दाल जब कभी कोई बीमार भी होता है इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाता है, इसीलिए सबसे अच्छा प्रोटीन भी माना जाता है और इजीली एब्जॉर्बेबल भी होता है। तो आप उसको दाल दे सकते हो, दलिया के अंदर डाल के दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वेजिटेबल्स को बॉईल करके दे दिया। आप सूप्स दो, उसके अंदर मशरूम डालो जिसके अंदर विटामिन डी भरपूर है। तो आपको चॉइस करना होता है उन फूड आइटम्स की कि जो मदद करें पेशेंट की रिकवरी में। उसको मिल्क दो, पेशेंट को अगर कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री रही है, उसको आप डबल टोन मिल्क दो, मलाई हटा के दो, उस फॉर्म में दो। लेकिन पेशेंट की बॉडी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, तभी तो वो रिकवर कर पाएगा। तो उसके न्यूट्रिएंट्स को स्टॉप नहीं करना है, हमें जो चॉइस ऑफ फूड है उसको बदलना है। तो आप उसको खाने में ऐसा खाना दोगे जो ईजिली पच जाए और स्ट्रेंथ पूरी प्रोवाइड करे। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है उसमें आप फिश दे सकते हो, उसको तलो मत, फ्राई करके मत दो, ग्रिल करके दो। तो हमें फॉर्म बदलना है, चीज़ वही जा रही है लेकिन फ्राइड फॉर्म में ऑयल एक्स्ट्रा जाता है, ग्रिल्ड फॉर्म में या बेक्ड फॉर्म में वो नहीं जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं फिश के वो पूरे मिलते हैं और पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी आती है। एग अगर आपको देना है बॉईल करके दो, एग वाइट दो, येलो पार्ट मत दो अगर हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट में की बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो जो डाइट हम चूज़ करते हैं वो इतनी एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ताकत भी आती रहे और इस तरीके की होनी चाहिए कि कोई भी उसका नुकसान पेशेंट की बॉडी पे ना हो। तो हमें कुछ भी फ्राइड आइटम्स नहीं देनी है, क्योंकि अगर बहुत लंबा टाइम आप पेशेंट को बॉइल्ड खाना दोगे वो खाना खाना छोड़ देता है। तो पेशेंट के खाने के अंदर फ्लेवर्स हों, आप स्पाइसेस का यूज़ करो, लेकिन ऑयल, घी एंड सॉल्ट वो आप लाइटर साइड रख सकते हो। अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट, सेंधा नमक आप यूज़ करो खाने में कि फ्लेवर भी पेशेंट को आए और नुकसान भी ना हो और उसकी बीपी की वैल्यूज़ भी मैनेज रहें। तो हमें जब भी पेशेंट को खाना देना है, पैरालिसिस के पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स भरपूर होने चाहिए। आपके जो खाना है उसके अंदर विटामिन डी की अमाउंट एडिक्वेट होनी चाहिए। जो पेशेंट वेजिटेरियन हैं उनकी डाइट में मिल्क आप ऐड कर सकते हो, मशरूम्स ऐड कर सकते हो, दालें दे सकते हो
और जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है उसके अंदर आप वाइट मीट उन्हें दे सकते हो, रेड मीट नहीं दोगे, मटन नहीं दोगे, लेकिन चिकन एंड फिश यूज़ कर सकते हैं। चिकन भी आप सूप फॉर्म में ज़्यादा दे सकते हो, मिन्स करके दे दिया, पेशेंट इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, पेशेंट की बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है और स्ट्रेंथ पूरी रहती है और पेशेंट को रिकवरी करने में मदद मिलती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट की डाइट का खास ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा हमें नहीं देना है जो इजीली डाइजेस्ट ना कर पाए, पर ऐसा खाना भी नहीं देना है जो उसे वीक करता जाए। पेशेंट की बॉडी को रिकवरी के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन किन आइटम्स में होता है, आपकी पल्सेस हैं, मिल्क है, एग्स हैं, फिश है, चिकन है, इन सब के अंदर प्रोटीन की अमाउंट बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो पेशेंट की डाइट में हमें इन चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ जो ज़्यादातर पेशेंट कर रहे होते हैं। पेशेंट क्या करता है, पेशेंट उम्मीद छोड़ देता है। जैसे ही उसका पैरालिसिस हुए लंबा टाइम होना स्टार्ट हो जाता है, अगर किसी को मान लो 3-4 साल से पैरालिसिस हो गया है, थक हार चुका होता है बहुत से ट्रीटमेंट लेके, और एक टाइम के बाद उसे लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाऊँगा, पर ऐसा अपने दिमाग के अंदर आपको बिल्कुल नहीं आने देना है, क्योंकि साई संजीवनी के पास पैरालिसिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो हर एक पेशेंट को मदद करेगा इंडिपेंडेंट होने में। बस आपको क्या करना है, जो गाइडलाइंस हम लोग आपको देते हैं उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप हर एक गाइडलाइन को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आप में रिकवरी श्योरली देखने को मिलती है, चाहे आपका पैरालिसिस पुराना क्यों ना हो या फिर जस्ट अभी आपको पैरालिसिस रिसेंटली हुआ हो। क्योंकि इनिशियल के कुछ फेज़ में पैरालिसिस जब किसी को होता है तो बॉडी खुद से कोशिश करती है रिकवर करने की, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। वहाँ पे हमारे मेडिसिन का, हमारे ट्रीटमेंट का रोल आ जाता है जो मदद करेगा दोबारा से आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने में, ब्रेन के फंक्शंस को दोबारा से स्टार्ट करने में, ताकि आपका जो हेल्दी ब्रेन है वो उस ब्रेन के हिस्से की फंक्शनिंग को संभालना शुरू कर दे जो हिस्सा अब फंक्शनल नहीं रह गया है, जहाँ पे क्लॉट आया था या हेमरेज हुआ था। तो हमें क्या करना है, कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना है, कोई भी अपनी होप लूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जब भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो उसको हम ज़रूर मोटिवेट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट जब भी हम प्लान करते हैं उसको एक रेजिमेंट दिया जाता है कि आपको दवाइयों के साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी है, क्योंकि मसल्स को भी ठीक रखना है। अगर मसल्स की मूवमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक हुआ है तो मूवमेंट में लॉस हो गया, अगर हम उसको दोबारा से चलाने की स्टार्ट नहीं करेंगे, ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो देखने को क्या मिलता है, मसल्स के अंदर अट्रोफी होने लगती है, मसल्स सूखने लगते हैं, बिल्कुल पतले पड़ जाते हैं। उस केस में हमें क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन पेशेंट के अंदर आ चुकी है तो पेशेंट को अच्छी प्रोटीन डाइट पे डालना होता है, उसकी एक्सरसाइजेस दोबारा से स्टार्ट करनी है ताकि उसकी मसल्स अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट करें। पेशेंट के अंदर मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेन को जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं मेडिसिन की मदद से, दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर रहे हैं, जो हेल्दी ब्रेन है वो सारी की सारी फंक्शनिंग दोबारा संभालने का ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है और स्टार्ट भी कर चुका है। जब उसको दोबारा से वहाँ से वो सिग्नल भेजना शुरू करेगा मसल्स की तरफ, मसल्स के अंदर अगर ऐंठन बना रहेगा तो मसल्स में मूवमेंट नहीं आ पाता है। तो मसल्स में अगर किसी की बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आपको बिल्कुल लाइट हैंड से उसके मसल्स को ओपन करते हुए बहुत लाइट हैंड से मसाज करनी है नीचे से ऊपर की तरफ, और जहाँ पे बहुत पेन है पेशेंट को वहाँ पे आप हल्की हल्की सिकाई भी कर सकते हो। लेकिन जब भी आप सिकाई करोगे उसको आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। आप पहले अपनी स्किन पे टच करके देखो, अगर लगता है कि आप बेयर कर पा रहे हो तो हल्के हल्के हाथ से पेशेंट की सिकाई करो। एक जगह आपको हॉट बैग को नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है पेशेंट को महसूस नहीं होता है इनिशियली ठंडा गर्म, और पेशेंट की स्किन पे बर्न हो सकता है। तो हमें खास ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी गलती हमें पेशेंट के साथ नहीं करनी है। इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हिंड्रेंस कॉज करती है पेशेंट की रिकवरी के अंदर। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे और आप अपने पेशेंट के साथ या खुद के साथ ऐसी कोई भी मिस्टेक को फॉलो नहीं करेंगे, ताकि आपकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाए। तो हमें बिल्कुल इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं जो गाइडलाइंस मैंने आपको दी है, तो जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो साई संजीवनी से, तो आपके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को श्योरली मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि साई संजीवनी का एम जो रहता है अपने पेशेंट को दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाने का रहता है,
और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। उसी के लिए हमारा मेन फोकस रहता है ट्रीटमेंट का। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे अपनी एक प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो ज़रूर भेजनी है। आपकी मूवमेंट अभी कितनी हो पाती है, कितना हाथ की मूवमेंट है, चल कितना पाते हो, पैर की मूवमेंट किस तरीके से होती है, वो हमें क्लियरली आपकी एक वीडियो देखकर असेस हम कर सकते हैं। आपकी कोई MRI CT स्कैन की रिपोर्ट्स हो तो आप वो भी सेंड कर सकते हो। पूरा उसको एग्जामिन करते हुए आपका बेस्ट टू बेस्ट जो ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा वो हम प्लान करेंगे और आपकी मदद ज़रूर करेंगे दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में। तो बस आपको अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारी पूरी टीम हम खड़े हैं आपके साथ दोबारा से आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें लेके आऊँगी बहुत से ऐसे टिप्स जो मदद करेगी इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने में। तब तक के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है, एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करते रहना है, अपने डाइट का ध्यान रखना है और जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।